हाँ, तो अब सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। अब हम लोग क्लास जो है सो यहीं से स्टार्ट करते हैं। आगे का कट करके निकाल देंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। देखो, अब मजबूरी है कि इतना दूर ही घूम सकते हैं। कैमरा में दिखना भी है ना। समझ रहे हो। मोदी जी की तरह कैमरा में आने का शौक मुझे भी है। क्योंकि जहां भी कैमरा चलता है मोदी जी सामने ही आ जाता है। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हम लोग 2 डायमेंशन में पढ़े थे। 2 डायमेंशन में देखे थे कि अगर कोई वेक्टर है तो उसको 2 टुकड़ा में कर देते थे, फिर जोड़ करके देखते थे कि हमारा जो ओरिजिनल वेक्टर है वो मिल जाता था। लेकिन अब बात 2 से नहीं चलेगा। अब बात है कि अपने को थोड़ा एक्सपेंड करना पड़ेगा, 3 डायमेंशन में जाना पड़ेगा। तुम क्यों एक्सप्रेशन गंदा कर रहा है। तुम से पूछ रहे हैं, जिससे पूछो वो पीछे देखेगा। तुम से पूछ रहे थे। तो अब जो है सो नया हेडिंग देना है। और पिंक कलर मेरा भी फेवरेट है। इतना भी नहीं करना है। अच्छा लगता है। तो अब हम लोग लिखना है। देखो, अभी हम लोग पढ़ रहे थे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, तो उसमें रिजोल्यूशन किसको कहते हैं, रिजोल्व किसको कहते हैं और कंपोनेंट किसको कहते हैं, ये सब पता चल गया था। जैसे कि वेक्टर को तोड़ने के बाद 2 टुकड़ा हो या 3 टुकड़ा टुकड़ा हो, वो जो 2 टुकड़ा हो चाहे 3 टुकड़ा हो, उसको हम लोग क्या कहते थे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कहते थे। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो एक वेक्टर है उसका कंपोनेंट करेंगे 3 टुकड़ा में, एक्स एक्सिस में, वाई में और जेड में करेंगे। क्लियर है। तो बस सारा बात रिपीट होगा। वो चेहरा सब नजर नहीं आ रहा जो उस रूम में दिख रहा था सामने से ही, किधर गया किधर गया। एब्सेंट है जी। MG Z1 ही ना तुम लोग। हाँ, मतलब 2 3 फेस, जो एक बेंच पे 4 बच्चा बैठा हुआ था वो चारों गायब है। वो 4 में से कौन कौन है यहाँ पे, हाथ उठाओ तो। चारों गायब लगता है। चलो ना हटाओ। नहीं नहीं, वो उसका थोड़ा कॉम्बिनेशन देख लिए थे ना, तो थोड़ा याद रह गया हमको। अरे मिटो जी मिटो। हाँ चलो। तो अब हम लोग देखना है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन। ध्यान से देखो, कुछ भी बोलोगे रिकॉर्ड हो जाएगा। तो फालतू बात मत बोलना। और ये थोड़ा लाइन पे रहो। हाँ, तो चलो, अपने को 3 कोऑर्डिनेट लेना। तो 3 कोऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो चलो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, 3 कोऑर्डिनेट लेने जा रहे हैं। तो पहला इधर ले लेते हैं एक्स। ये हुआ एक्स। और ये वाला थोड़ा सा इसको आगे कर देते हैं। अभी तुम डिलीट हो जा। इसको थोड़ा सा आगे और छोटा कर देते हैं, क्योंकि इधर भी देना है। हाँ चलो, ये हो गया तुम्हारा वाई एक्सिस। और इधर ले लेते हैं, सॉरी ये नहीं, बल्कि ये वाला। दबाया कि नहीं, हाँ दबा गया। क्योंकि नोट, ये नोट 5 का तो कुछ घाटा भी है, क्योंकि इसमें दिखता नहीं कि सिलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ है। तो देखो, 3 कोऑर्डिनेट हम ले चुके हैं यहाँ पे। इसको हम लोग जो है सो एक को बोलते हैं एक्स, और इसको वाई, और ये जो अपना कोऑर्डिनेट है वो जेड कोऑर्डिनेट है। क्लियर है। तो अपने को 3 वेक्टर, मतलब एक वेक्टर लेना है जो 3 डायमेंशन में होना चाहिए। तो 3 डायमेंशन को दिखाने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे एक कुछ समझो कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन इस तरह से होने जा रहा है। तुम लोग बचपन में बनाया हुआ क्यूब जिसको कहते हैं हम लोग। हाँ, ये बार बार यहाँ जाना पड़ेगा, ये समस्या है जिंदगी में। और फिर से
हाँ हो गया। ये तो ऐसे में हाथ दर्द करने लगा जी। एक मिनट। और लास्ट ही बचा है। अरे स्लेस भागना मत, बहुत मेहनत से ढूंढ के ला रहे हैं। चलो, क्यों में कुछ छोटा नहीं ना जी? कुछ तो छूट गया लगता है। क्या छोटा? किसके ऊपर? यहाँ पे? कहाँ पे? ये वाला? रुको, ये क्यूब दिख नहीं रहा, थोड़ा सा इसको अरेंज, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। रुको रुको। रहने तो, अपने को बस 3 कोऑर्डिनेट लेना था। चलो रहने दो, हटाओ, छोड़ो उसको, उसमें चक्कर नहीं पड़ना। देखो अपने को एक वेक्टर रहेगा ये वाला। तुम लोग इतना ज्यादा साउंड करवा दियो ना कि हमको ही थोड़ा परेशानी हो रही है। ये चलो, ये वेक्टर अपना ए है, ये वेक्टर ए है। तो अब इस वेक्टर को हमको 3 कंपोनेंट में तोड़ना है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो यहां से हम लिख रहे हैं धीरे धीरे। तो जैसे कि ये वेक्टर ए अपना है, और इसको तोड़ करके हम लोग ए एक्स और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो तो उसको आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से ए वाई को जे कैप, अब प्लस में ए जेड को के कैप कहते हैं। क्लियर है? तो यहां से तुमको साफ साफ दिख रहा होगा कि जो अपना एक्स एक्सिस है वो ये है, ये है। नहीं नहीं, ये वाला इधर से आ जाएगा, यहाँ वाला। देखो ये जो वेक्टर है ना, क्यूब के अंदर जो डायगोनल होता है ना, डायगोनल में अगर देखो देखो एक, जैसे कि एक क्यूबॉइड रूम है, तो उसमें सबसे लंबा रॉड या सबसे लंबा डंडा मान कर चलो, तो उसके क्यूबॉइड की तरफ, जैसे कि इस रूम में देख लो, उस कोना मतलब वो जो मतलब ये नीचे वर्टिकल डाउन है, वर्टिकल डाउन से लेकर के वर्टिकल अप तक, ये सबसे बड़ा जो तुम रॉड अगर रख सकते हो तो यही होगा। और ये जो 4 साइड है इससे छोटा ही होता है। मतलब ये जो डायगोनल, बॉडी डायगोनल होता है उसका भी मतलब उसका जो है सो लंबाई √3a होता है। अगर क्यूब है, अगर क्यूब का साइड ए है तो बॉडी डायगोनल जो होगा वो √3a होगा। तो ये 3D फिगर है, तो ये √3a के बराबर हो सकता है, क्योंकि ये जो हम लिए एक साइड ये लिए, तो ये साइड अपना जो है सो मान के चलो ये एक्स एक्सिस था, तो इसको हम लोग मानेंगे ए एक्स। क्लियर है? और एक होगा ए वाई। ए वाई जो हो जाएगा वो इस तरह से टूटेगा, यहाँ तक जगह लेते इसका, और इसका भी हम कलर यही कर देते हैं, सॉरी कलर ये वाला था, ए वाई। और एक कंपोनेंट जो टूटने वाला है वो ए जेड में टूटेगा, ये यहाँ तक रहेगा, और इसका भी कलर सेम कर दिए। तो यहाँ पे 3 कंपोनेंट हमको टूट चुका है इसका, ये हो गया तुम्हारा ए जेड। अब देखो यहाँ से, तो यहाँ पे 3 एंगल हम लोग ले रहे हैं। जैसे कि इसका अगर हम इसके एक्स एक्सिस के साथ लेंगे तो इसको बोलेंगे अल्फा। क्या बोल रहे हैं? अगर जो हमारा वेक्टर दिया गया था उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो बन रहा है वो अल्फा। लेकिन देखो 2D में क्या था कि दोनों मतलब जो 2 को कंपोनेंट था म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन था, एक लिए थे अल्फा तो दूसरा 90 माइनस अल्फा ऑटोमेटिक हो गया था। लेकिन अभी फिगर 3D में एक्स कोऑर्डिनेट इधर है, वाई इधर है और जेड इधर है, ये बीच में, तो तीनों डायरेक्शन से हमको एंगल अलग अलग लेना पड़ेगा। इसमें अगर एक अल्फा दिया हुआ है तो तुम वाई से 90 माइनस अल्फा नहीं कर सकते हो, वो अलग प्लेन में आ जाएगा। तो ये जो मान कर चलो कि ये तुम्हारा जो इसके साथ है वो बीटा है, किसके साथ? वाई के साथ है। और यहाँ पे जो जेड एक्सिस के साथ होगा, ये जेड एक्सिस है, तो इसके साथ जो होगा उसको हम लोग गामा बोलेंगे। तो यहाँ पे सारा एंगल दिया हुआ, और ए एक्स का वैल्यू अगर देखोगे, जैसे कोई कंपोनेंट रहता था, जैसे कल ही हम लोग सीखे थे कि एंगल के साथ लेते हैं तो कौन सा कंपोनेंट था, कॉस अल्फा या साइन अल्फा? कॉस आएगा या साइन आएगा? कॉस वाला आता था। तो अभी भी यही होने वाला है। तो अभी भी जो होगा वो ए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कॉस अल्फा हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम लिखें ए वाई तो ये हो जाएगा ए कॉस बीटा हो जाएगा। उसी तरह से इस तरफ ले लें तो ये जो ए जेड है, तो ए जेड को थोड़ा सा हम ऐसे लिख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस गामा।
तो यहां से अपने को साफ साफ मिल रहा है कि जो कंपोनेंट यहां पे है इसको तुम ए कॉस अल्फा आई कैप लिख सकते हो, अब प्लस में ए कॉस बीटा जे कैप, अब प्लस में ए कॉस सॉरी गामा ए कॉस गामा के कैप। तो ये तुम्हारा एक वेक्टर जो था, जनरली अगर तुमको यहाँ पे जो अल्फा बीटा और गामा क्या है, अल्फा को लिख देते हैं, अल्फा जो है सो एंगल बिटवीन वेक्टर ए विद एक्स एक्सिस, यही ना है। ये जो तुम्हारा ए है उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है, अल्फा है। उसी तरह से अगर देखो वाई एक्सिस के साथ तो क्या है, बीटा है, और जेड एक्सिस के साथ क्या है, गामा है। तो वही लिख रहे हैं अल्फा क्या है, जो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड एक्स एक्सिस। उसी तरह से यहां पे हम लिख लेते हैं बीटा, तो ये क्या हो जाए, एंगल बिटवीन ए एंड वाई एक्सिस। क्लियर है। और यहां पे देख लो गामा इक्वल टू क्या हो गया है, एंगल बिटवीन ए एंड जेड एक्सिस। तो तीनों के साथ जो है सो अपने को साफ साफ पता चल गया है कि जैसे अल्फा बीटा गामा जो है सो क्या है, सबके साथ एंगल बना हुआ है। 2D में हम लोग देखे थे तो पहले क्या था, एक ही थीटा दिया हुआ था, जिसके साथ एंगल है जिस एक्सिस के साथ उसके साथ कॉस वाला कंपोनेंट, और जिसके साथ नहीं है वो वाला साइन हो जाता था। अगर हम बात करें कि देखो जैसे हम अभी किए ना, एंगल्स के साथ वाला में ले लो तुम कॉस, तो जिसमें एंगल दिया था तो वो तो थीटा था, जिसके साथ एंगल नहीं था उसमें 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि एक्स और वाई के बीच का एंगल कितना होता है, 90। वो प्लेन में था तो टोटल एंगल 90 है, एक तरफ थीटा हो गया, दूसरा तरफ कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो एक तरफ ले लो तुम cos थीटा और एक तरफ ले लो 90 माइनस cos थीटा, तो अल्टीमेटली sin थीटा आ ही गया, आ गया ना। तो अब यही कंपोनेंट जो है सो इस तरह से हो गया है। तो अगर तुम यहां से निकालना चाहोगे, थोड़ा सा इसको हम लिखने के लिए बाद में बता देंगे, इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं। हाँ कुछ ज्यादा फास्ट हो रहा है, एक तो तुम लोग आवाज बहुत ज्यादा करवा दियो। तो देखो यहीं से cos अल्फा कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, cos अल्फा जो हो जाएगा, एक मिनट देख लो, अगर cos अल्फा देखो तो देखो ये ए एक्स कंपोनेंट है, तो जो x कंपोनेंट यहां से है तो cos अल्फा इस ट्रायंगल में देख लो, तो इसके साथ जो cos अल्फा है यहां से, रुको एक मिनट, वो हो जाएगा ए एक्स डिवाइड बाय ए। इधर देखो अगर हम ए एक्स लिखे थे तो वो क्या था, ए कॉस अल्फा था, यही था, एक्स कंपोनेंट के साथ था ए कॉस अल्फा है, तो यहां से कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा इक्वल टू एक्स डिवाइड बाय ए हो जाएगा, यही है। ए जो है सो टोटल वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम लोग कहते हैं, क्लियर है, टोटल जो लेंथ था उसको हम लोग ए बोलते हैं, और उसका जो एक्स के तरफ जो गिरा है कंपोनेंट उसको कहते हैं ए एक्स, उसी तरह वाई की तरफ जो गिरा उसको क्या बोलते हैं, ए वाई, जेड की तरफ जो गिरा उसको ए जेड। अगर तुमको पूछ दे कि जो इसको हटाओ, अगर तुमको ए का मॉड निकालने का दे, इस तरह से हम पहले ही बात किए थे कि अगर तुमको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की तरफ अगर दूरी दिया हुआ है तो दोनों का क्या करना है, अंडर रूट तीनों का ए एक्स का स्क्वायर प्लस में ए वाई का स्क्वायर प्लस में ए जेड का स्क्वायर करके भी निकाल सकते हो, क्लियर है। तो ये तो एक तरफ हो जाएगा। चलो तो कॉस अल्फा कितना हो गया, उसी तरह से अगर हम कॉस बीटा निकालें तो बोलो कितना होगा, ए वाई डिवाइड बाय ए। उसी तरह से कॉस गामा निकाले तो ए जेड डिवाइड बाय ए, क्लियर है। और यहां पे जो कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा है, इसका एक नाम भी होता है, इसको कहते हैं हम लोग डायरेक्शन कोसाइन, इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, क्लियर है। तो इसका नाम है स्पेसिफिक, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। अगर तुम मैथमेटिक्स में अगर पढ़ता, जो कि नहीं पढ़ोगे, तो इसको एल से, इसको एम से और इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कॉस अल्फा को हम लोग एल कहते हैं मैथमेटिक्स में, और कहीं पे कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वहां पे अगर तुमको एल दिख गया तो वो कुछ और नहीं है, वो क्या है, कॉस अल्फा की जगह पे है।
कोस बीटा की जगह पे m और कोस गामा की जगह पे n है। तो कुछ कुछ बुक वगैरह में जो होता है ना, ये स्टैंडर्ड टर्म है, l m और n जो होता है वो डायरेक्शन कोसाइन के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। और कुछ देर में प्रूव करेंगे कोस स्क्वायर अल्फा प्लस प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू जो होता है वो 1 होगा। अभी हम इसको प्रूफ कर देंगे, पहले तुम लोग इसको लिख लो, इतना इतना पहले लिख लो। कोई भारी भरकम बात नहीं है, जो हम लोग पढ़े हैं वही है। कल 2 डायमेंशन पढ़े थे, आज 3 डायमेंशन में कर दिए हैं, ये सारा है। अब इस पे क्वेश्चन भी करेंगे ना, तो तुम लोग क्लियर हो जाएगी ये किस तरह से हो रहा है। कोई घबराहट नहीं ना, बहुत बुराई की होगी फीडबैक फॉर्म में, सुधरेगा नहीं। हो गया। कैपिटल एल एम एन लिखा है, मतलब नोटेशन भी कुछ दिया तो कैपिटल एल एम एन का मतलब होता है वो के सेल, एल सेल, एम सेल, क्या आते हैं उसको केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक में, फिजिकल में पढ़ोगे। हाँ तो चलो, तो अभी हम लोग जस्ट लिखे थे डायरेक्शन कोसाइन, लिखे थे ना। तो डायरेक्शन कोसाइन में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, जैसे कि अरे लिखा जा, तो ये फॉर्मूला जो होता है जैसे कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको तुमको रट्टा मारना है, इसको तुमको रट्टा मारना है। हाँ अरे को इसको प्रूफ भी कर देते हैं, ऐसा नहीं कि तुमको वैसे यकीन करने के लिए कह दिया कि चलो ये होता है तो होता है। यहाँ पे साइंस में हर चीज का सबूत मांगता था अदालत, कहता है ना कि बिना सबूत का कुछ चलने वाला नहीं है, तो सबूत देने जा रहे हैं हम। तो अभी हम लोग लिखे थे कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा लिखे थे, तो कॉस अल्फा की जगह क्या लिखे थे, ए एक्स डिवाइड बाय ए इसका स्क्वायर लिखे थे ना। उसी तरह से ए वाई डिवाइड बाय ए का स्क्वायर, ए जेड डिवाइड बाय ए स्क्वायर। और हम कहीं अगल बगल लिखे होंगे जो ए का मैग्नीट्यूड होता है वो अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर लिखे होंगे कहीं ना कहीं। तो अब ध्यान से देखो, ए एक्स की जगह पे क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर, आप प्लस में इसको अभी ए स्क्वायर रहने दो, नहीं अभी रहने दो, ए स्क्वायर मत लिखो, टोटल लिख देते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और प्लस में ए जेड स्क्वायर। उधर से देखो, क्लियर है। अरे नीचे ए का स्क्वायर ऊपर भी एक्स का स्क्वायर हो गया। उसी तरह से देखो, ए वाई स्क्वायर डिवाइड बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और प्लस में ए जेड स्क्वायर और प्लस में ए जेड स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस में ए जेड स्क्वायर। अब सबको ऐड कर दो, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई और ए जेड, ये ए जेड है, स्क्वायर डिवाइड बाय सेम टू सेम सारा चीज वही, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस में ए जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, हैंस प्रूव्ड। तो अभी जो हम तुमको बोले वो बिल्कुल सही बात बोले। तो आप देखो कभी कभी इसको जो है ना, अगर तुम देखोगे तो कहीं कहीं लिखा होता एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, क्लियर। तो इसको भी तुम चाहो तो इसको नोटेशन के फॉर्मेट में, खास करके मैथमेटिक्स में इसका जो है ना बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और अब तक मेंटर्स के पैकेज में हम इसको देखे नहीं थे, लेकिन दुश्मन का कोई गारंटी नहीं है कि कब भेष बदल करके आ जाए तुमको हराने के लिए। तो ऐसा कभी नोटेशन दिखे कोई अच्छा सा बुक, जैसे कुछ लोग डीसी पांडे बनाते हैं, कुछ और बनाओगे तो उसमें मे भी दिख जाएगा। तो ये तुमको प्रूफ हो गया इस तरह का। आप देखो जो चीज पूछे तुमसे, अगर हम मान के चलो तुमको अगर एक वेक्टर दे दिए, ये तुम्हारा वेक्टर है, अगर ये दे दिए, ये क्या है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस में ए जेड के कैप। कह दे यूनिट वेक्टर निकालना है, फाइंड यूनिट वेक्टर
एलोंग ए। तो पहले इसको लिखने का तरीका क्या है, उसको ए कैप बोलेंगे, मतलब ए के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा क्या होगा, ए कैप लिखेंगे। और हम लोग वेक्टर के बारे में जो यूनिट वेक्टर पहले पढ़ चुके हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, और मैग्नीट्यूड हम लोग जानते हैं। जैसे कि अब निकालना है तो तुमको ए कैप लिखना है, तो ए कैप को क्या लिखोगे, ए वेक्टर और डिवाइड बाय ए, यही ना लिखोगे। रुको थोड़ा सा इसमें, अरे आजा, रुको रुको एक मिनट एक मिनट। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो देखो ए को टोटल क्या लिखेंगे हम लोग, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस में ए जेड के कैप, और डिवाइड बाय अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस में ए जेड स्क्वायर, ये टोटल टर्म हो गया। तो देखो अब तुमको कोई वेक्टर दिया रहे आई जे के फॉर्मेट में, तुम उसका एक्स कंपोनेंट लिख सकते हो, वाई कंपोनेंट लिख सकते हो, जेड कंपोनेंट लिख सकते हो। देखो क्वेश्चन में वेरिएशन क्या करेगा कि तुमको 3 एंगल दे देगा, अल्फा बीटा दे देगा और गामा तुमको छोड़ देगा। तो गामा निकालने के लिए अपने पास एक हथियार है, यही तो है कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा से हम लोग वहां से एक अगर 2 दिया रहे, तीसरा को निकालने का तरीका ये, ऐसा नहीं कि 360 या 180 में से माइनस कर देंगे, वो तरीका आप भूल जाओ। तो अगर अल्फा दिया है, बीटा निकालने के लिए 90 माइनस अल्फा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये अलग कोऑर्डिनेट में चला जाता। अगर सेम प्लेन में रहता तब उसको हम 90 माइनस अल्फा करके लिख सकते थे। तो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के अंदर जो है सारा चीज आ जाएगा। हो गया। एक बात कहें, तुम लोग के भरोसे पर रहेंगे ना तो कभी हाँ यस सर नहीं कहोगे, हर बार में कहोगे नो सर, देखो वो आराम फरमा रही है, हाँ इसको पता चल गया इसी को कह रहे थे, नहीं तो पीछे उलट के देखना इसका भी फर्ज था औरों की तरह। हो गया ना। जिसका हाथ स्लो चल रहा है वो घर पे जाके एबीसीडी का प्रैक्टिस करे, 1 से लेकर 10 तक लिखे। हाँ ए से लेकर जेड तक, 1 से लेकर 10 तक। चलो हो गया। तुम पक्का लिखोगे घर पे ए से लेके जेड तक, दोनों में, दोनों में लिखना है, दोनों हाथ से। चलो एक क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नहीं है कंसेप्ट ही है। पड़ोसी से ताक झाक कर लो, अरे सब आदमी भाग के उसमें जा रहे हो तो उसी में सब ट्रांसफर कर दें। हो गया। अब हमको रुकवा के आपस में बात कर रही तीनों तुमने पीछे, हेलो पर्सनल बात हो रही कुछ, अरे हैदराबाद ही जीतेगा, टेंशन नहीं लेने की बात है। बस बस अभिषेक भैया और ट्रेविस हेड दोनों रुक जाए, बस दोनों को रुकना देरी है। हाँ आजकल क्लासेन बहुत सोच समझ के चलता है। तो हाँ धोनी कोहली रेस से बाहर है, फिर से करे पीछे, पड़ोसी से देख ले। चलो तो क्वेश्चन ये है कि तुम्हारे पास दिया हुआ कि ए एक वेक्टर है, और ये दिया हुआ 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप प्लस में 10 के कैप, 10 के कैप पूछ रहा है, देन फाइंड। तो कैसे बहुत कुछ पूछा है, तो हम एक एक करके लिखते जा रहे हैं। जैसे कि नंबर 1 में पूछा है कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, तुम लोग भी लिखो साथ साथ, कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, या इसी को तुम एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, ए एक्स बोलते हैं। उसी तरह से सेकंड में आ जाओ, इसको बोल रहे हैं कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। क्लियर है, कैमरा में भी डाम डाम देखना है, ए वाई। उसके बाद लिखना है कंपोनेंट अलोंग जेड एक्सिस, कंपोनेंट
अलोंग जेड एक्सिस, मतलब कि ए जेड। उसके बाद क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर दैट इज इसका एरो। उसके बाद 5 में भी पूछा है, पूछा तो बहुत है, यूनिट वेक्टर अलोंग ए, सब तुमको बता दिए, यूनिट वेक्टर अलोंग ए, इसको कैसे लिखते हैं, ए कैप से लिखेंगे। उसके बाद है डायरेक्शन कोसाइन, छठा पूछा है, डायरेक्शन कोसाइन, इसको क्या बोल सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन का नाम क्या था, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। उसके बाद 7वां क्या पूछा है, 7वां है एंगल बिटवीन ए एंड एक्स एक्सिस, मतलब कि अल्फा पूछा है। उसी तरह से 8वां एंगल बिटवीन ए एंड वाई एक्सिस, इसको बीटा। और 9वां पूछा है एंगल बिटवीन ए एंड जेड एक्सिस, मतलब के गामा पूछा है। और कुछ है, इतना काफी है। तो रुको 1 मिनट, इसको हम सेलेक्ट कर करके तुमको टोटल पेज बुला देते हैं, और चाहे इसको छोटा ही क्यों ना करना पड़े। रुको रुको रुको, भागना मत, ठीक है। हाँ चलो, इसको थोड़ा इधर 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 कर देते हैं, इधर कर देते हैं, ताकि इधर सॉल्व भी कर ले हम लोग। चलो ठीक है, तो इसमें तो कुछ समझने वाली बात है नहीं, फटाफट आंसर ही लिखना है। क्या नहीं दिख रहा है, देखो ये क्या होगा तुम्हारे लिए, ए एक्स, ये कौन सा होगा, ए वाई, और ये क्या होगा, ए जेड। तो फटाफट लिख लेते हैं, इसमें कुछ तो है नहीं। तो इसका वैल्यू है तुमको 6, इसका वैल्यू कितना है, -8, -8, हाँ, इसका वैल्यू कितना है 10, हिंदी में बोले तो 10। इसका मैग्नीट्यूड देख लो कितना होगा, √6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। देखो 100, ये दोनों मिलाकर क्या, इसको मिलाकर कितना 100, तो 200 हो जाएगा। इसका मतलब 10√2, कहां पे, अरे -8 का स्क्वायर भी 64, 36, 100 और 10 का स्क्वायर 100, तो कितना हुआ 200, और 200 का रूट 10√2। अरे इतना तो शॉर्टकट मारने दे, कि वो भी करे बैठ करके, 10√2, 10√2 जो भी यूनिट था उसी यूनिट में हो जाएगा। उसी तरह से यूनिट वेक्टर अलोंग ए कहा है, तो यूनिट वेक्टर ए जो कहा है इसको थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो यूनिट वेक्टर अलोंग ए, क्लियर है। तो पहले तो तुम मैग्नीट्यूड लिख दिया, इसका 10√2 है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है कि जो वेक्टर ए डिवाइड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए कितना है 6i -8j प्लस 10k डिवाइड बाय 10√2 हो गया। उसके बाद क्या, डायरेक्शन कोसाइन पूछा है, मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा। तो कॉस अल्फा लिख दो यहां पे, कॉस अल्फा क्या, ax डिवाइड बाय a। तो x कितना है 6 है, a का वैल्यू कितना है 10√2 है, तो लिखो 10√2। तो इसका मतलब है कि आ गया ये 3/2 5√2। देखो
अल्फा भी पूछा है, अल्फा भी पूछा है ना, तो इसको अल्फा भी निकालो यहीं से, तो अल्फा कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स 3/5√2। क्लियर है? हाँ चलो, उसके बाद कॉस अल्फा निकाल लिए, यहां पे निकाल लेते हैं कॉस बीटा। कॉस बीटा निकालने के लिए जाएंगे तो क्या निकालना पड़ेगा, ए वाई डिवाइड बाय ए। तो ए वाई कितना था, -8 था, -8 डिवाइड बाय 10√2, -8 डिवाइड बाय 10√2, कैंसिल करने के बाद कितना जाएगा ये, -4/5√2। अगर चाहो तो उसको 2√2 भी लिख सकते हो ऊपर में, तो लिखो, ऊपर ही लिख दे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में 2√2 डिवाइड बाय 5। देखो बीटा भी पूछा है, तो बीटा भी निकाल दो यहां से, कॉस इनवर्स -2√2 डिवाइड बाय 5। उसी तरह से तुमको क्या पूछा है, कॉस गामा भी पूछा है, तो कॉस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए जेड डिवाइड बाय ए जेड का वैल्यू कितना है, 10 है, और डिवाइड बाय 10√2, तो ये आ गया 1√2। दुर्भाग्य से इसका वैल्यू हम जानते हैं, गामा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। देखो ना 1/√2 का जो वैल्यू होता है ना, साइन थीटा के लिए हो चाहे कॉस थीटा के लिए, बात बराबर होता है। इसको हम लोग जानते थे तो लिख दिए, लेकिन अभी इसको ऐसे मत लिखो, सबको लिखे इस तरह से, इसको भेदभाव क्यों करें, कोस इनवर्स 1/√2 लिख दो। अब लिखो इसको 45। क्लियर है? तो सारा चीज हम तो बता ही दिए, इसमें से कुछ तो छूटा नहीं। एक बार देख लेते हैं इसको थोड़ा सा, देखो ऊपर तो लिख लिया होगा, देखो ये 6 - 8 10 यहां तक तो हो गया होगा, उसमें कुछ था नहीं। हाँ उसके बाद नीचे से ही था, इतना ही था, थोड़ा समझने वाली बात है। क्लियर है? हो गया? वो 4 का ग्रुप हम ढूंढ रहे, मिले नहीं ना आज हमको, वो ग्रुप का हेड नजर नहीं आ रहा हमको। ये नहीं है, ये सब तो एमएलए था, जो सीएम था वो नहीं, वो नहीं है, कुछ और था। हाँ स्मॉल वाला लिखना है। हो गया? अच्छा आप प्रोसेस देखो, तो अब हम लोगों को एक टर्म समझना है, पोजीशन वेक्टर। क्या समझना है? देखो पोजीशन वेक्टर का डेफिनेशन हम तुमको पहले बता चुके हैं, बताए थे कि पोजीशन वेक्टर जो होता है ना, ये स्पेसिफाई करता है किसी भी पार्टिकल का लोकेशन को, किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। याद है शुरू में जब हम वेक्टर पढ़ाए थे ना, इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर, तो उस समय ही पोजीशन वेक्टर बता दिए होंगे, फॉलो फॉलो में। ये करता है, स्पेसिफाई करता है लोकेशन ऑफ पार्टिकल को। अगर तुम लोग अगर नाराज हो तो फिर से लिख देते हैं, तो इसको बोलते हैं इट स्पेसिफाई लोकेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। हालांकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं, और अभी हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल दे तो तुमको समझाना पड़ जाएगा कि सर ये होता क्या है, वो काइनेमेटिक्स में समझेंगे। तो देखो ये अगर कोई हम ले लिए कि जो अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये ले लिए, ये अपना रहा एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस, ध्यान है? तो देखो ये एक्स और ये ले लिए वाई, और हमारे पास कोई पी पॉइंट है, क्या है, ये एक पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई आदमी चलना स्टार्ट करेगा तो उसके पास दो रास्ता है, इधर आए वो एक्स कोऑर्डिनेट, उसके बाद यहां से लेकर चले इधर वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर है? तो यहां से आए वो एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स डिस्टेंस चला, फिर वहां से चलेगा
वाई कोऑर्डिनेट। तो इसको पोजीशन वेक्टर टर्म में कैसे लिखेंगे हम लोग, देखो इधर। तो हाँ, तो पोजीशन वेक्टर जो हम लिखेंगे एक डायरेक्ट यहां से ओरिजिन से लेकर के हम इस एरो पर, आप बताओ जहां पे पॉइंट है उससे मिलना नहीं चाह रहा है, हम पॉइंट को इरेजर कर देते हैं, देखते रहना, पॉइंट को हटा ही देते हैं। उसके बाद इसको फिक्स, अरे ये क्या हो रहा है जी, एक मिनट, अबे अबे रुक, मेरा खुद का समस्या जिंदगी में भी। एक बात क्या, अब तक चलाने के लिए सीखे नहीं इसको सही से। मान लो कि ये तुम्हारा पी पॉइंट था, अब बनाएंगे पॉइंट, समझ गया, हाँ उल्टा चले। तो ये इस पे लिखते कुछ नहीं, देखो ये तुम्हारा जो है ना, इसको हम लोग आर वेक्टर से दिखाएंगे। इधर देखो, अगर आर को लिखना चाहेंगे ना तो इसको हम आर को लिखेंगे, देखो फाइनल पोजीशन कितना है, एक्स है, और इनिशियल कितना है, 0 है, तो x माइनस 0, एक्स बेकार 0, x माइनस 0 कितना हो जाएगा, x। तो इसको लिखेंगे x आई कैप प्लस y जे कैप। कहने का मतलब किसी भी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर लिखना है, अगर तुम उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता दो, उस पॉइंट का तुम, अगर मान लिया कि p पॉइंट का कोऑर्डिनेट था x, y, क्या था, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट था x, y, तो उसका पोजीशन वेक्टर हम लोग बहुत आराम से लिख दिए, x आई कैप प्लस y जे कैप लिख दिए। अगर हम यही 3 डायमेंशन में कर ले, अरे देखो यहां से लेकर के यहां तक डायरेक्ट डिस्टेंस देखे तो डायरेक्ट फाइनल पोजीशन क्या, देखो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट लगाना है 10th क्लास में, x2 माइनस x1 करके। तो यहाँ पे x2 कितना है, 0 है, x1 कितना है, सॉरी x2 कितना है, x, और x1 कितना है, 0। ये तो तुम्हारा ओरिजिन है ना, ओरिजिन से लेके दिए थे। तो अगर हम 3 डायमेंशन में कर ले, इन 3D में कर दे, तो 3D में अगर तुमको कोई पॉइंट दिया हुआ है कि अगर P पॉइंट है और उसका कोऑर्डिनेट कितना है, x, y, j है, तो इस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर तुम लिख सकते हो। इस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को RP बोलेंगे, और इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि तुम कोऑर्डिनेट बता दो, हम पोजीशन वेक्टर तुमको बता देंगे। तो ये तो तुम्हारा इस तरह से हो गया। इसको थोड़ा सा घेरो घेरो, भाग रहा था ये, तो कुछ छूटा नहीं ना। हाँ देखो, ये जो लिखे थे पोजीशन वेक्टर, ये भी P पॉइंट का ही था। देखो किसी भी अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर तुमको उस पॉइंट का लोकेशन पता है, मतलब x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट, तो तुम उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आराम से लिख सकते हो, आई कैप, जे कैप, के कैप दे देंगे। क्लियर है। अब मान कर चलो कि अगर हमको वेक्टर को पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखना है, क्लियर है, तो अब थोड़ा सा देखो, इसको हम लिखने का मौका देंगे तुमको। तो अब वेक्टर को लिखेंगे, वेक्टर को पोजीशन वेक्टर टर्म में, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, तो हेडिंग हो जाएगा, जस्ट एक मिनट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। अभी इसमें कुछ ज्यादा बड़ी बात हुई नहीं है कि तुमको समझ में नहीं आएगा, बस थोड़ा ध्यान दो। अभी जो हम लोग पोजीशन वेक्टर समझे हैं, उस पोजीशन वेक्टर को क्या कहेंगे, कोई कोऑर्डिनेट तुमको दिया रहेगा, उससे हम लोग उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को आराम से लिख सकते हैं। एक मिनट, हाँ तो अब आ जाओ यहाँ पे, एक हम ले लिए इस तरह का कोई, चलो ध्यान देना, हाँ चलो ये हो गया। और तुमको एक वेक्टर दिया हुआ है ए बी, जैसे कि मान लो कि ये वेक्टर दिया हुआ है ए बी, ये वेक्टर है ए और ये है बी। इसका कोऑर्डिनेट तुमको दिया हुआ x1, y1, और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2, y2। क्लियर है। तो इसको हमको पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे ए पॉइंट का, जो हमारा ए पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे। जैसे ए पॉइंट कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, और बी पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है।
तो पोजीशन वेक्टर हम पॉइंट का कैसे लिखते हैं, अभी थोड़ा सीखे हैं कि ओरिजिन से लेकर के उस पॉइंट तक हम क्या करेंगे, एक एक आर वेक्टर ड्रॉ करेंगे। यहां से कर दिया हम लोग एक आर वेक्टर ड्रॉ, चल जाएगा। 1 मिनट रुको तो सही। अभी हम तुमको बताए ना कि जैसे पी पॉइंट था तो उसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखे थे, ओरिजिन से एक एरो निकाले और पी पॉइंट तक बढ़ा दिए थे, उसको हम लोग क्या बोले थे, आर पी। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको सॉरी 1 मिनट, इसको हम लोग बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इसको पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, जैसे अभी पढ़े थे कुछ देर पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। उसी तरह से इस पॉइंट का, जैसे बी पॉइंट है ना, तो बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना चाहेंगे तो इस बी पॉइंट को हम पहले एक एरो से मिला देंगे और ये हो गया बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, सॉरी पी पॉइंट नहीं बी पॉइंट, ये बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हुआ। देख ध्यान दो, ये आर ए क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये आर ए जो है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। ध्यान से देखो, वही चीज लिखे जो इससे पहले लिखे थे नेक्स्ट स्लाइड में, यहां पे देख लो पहले से क्या लिखे थे। यहां पे जो आरपी क्या था, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी था ना जी। और अभी क्या लिखे हम लोग, आर ए लिखे हैं, और आर ए क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ। तो इसको कैसे कोऑर्डिनेट में तुम लिख सकते हो, आर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। अरे जो कोऑर्डिनेट रहेगा वही लिख देंगे, क्लियर है। उसी तरह से यहां पे देखो कि अगर हम पोजीशन वेक्टर ऑफ बी लिखेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, पोजीशन पॉइंट बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, या सीधा बी लिख सकते हैं। अब इसको तुम कैसे लिखोगे नोटेशन में, तो आर बी इक्वल टू x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप। लेकिन अभी हम बोले कि जो हमको लिखना है वेक्टर ए बी को पोजीशन वेक्टर के टर्म में, तो जो हमारा वेक्टर ए बी है, ये ए बी है, ये क्वेश्चन मार्क है कि इसको हमको पोजीशन वेक्टर टर्म में लिखना है। तो थोड़ा सा हम याद करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम याद करेंगे। तो यहां पे दिख रहा है कि तुमको एक ट्रायंगल फॉर्मेशन हो चुका है, ट्रायंगल का फॉर्मेशन देखो, यहां पे एक ट्रायंगल दिख रहा है, जिसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो आर ए प्लस ए बी को ऐड कर दो तो तुमको ये आर बी मिल जाएगा। अरे 1 मिनट रुको, ज्यादा की बात नहीं है, बस हो गया। तो अब देखो यहां पे, तो जो तुम्हारा पहला आर ए है अब प्लस ए बी है, वो आर बी के बराबर हो गया। अरे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, हाँ तुम चारों, हेलो कहां ध्यान है। अरे माना कि 2 मिनट टाइम एक्स्ट्रा क्या हो गया। तो अब देखो यहां से ए बी इक्वल टू, बस हो गया आर बी माइनस में आर ए, और हमारा काम तमाम हो चुका है। 1 मिनट, चलो देखो इसको लिख दिए हैं। अरे इसमें कुछ समझने की बात नहीं, रिपीट कर लो फिर।